मेरे दादा की बात है ये। तो उन्होंने इस तरह से कुरान शरीफ थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वो सड़क पे बैठे रहते थे, काफिले वाले आए उनसे पूछते थे कोई कुरान शरीफ जानने वाला है तो मुझे थोड़ा पढ़ा दो। वो तो हमने देखा है बम का निशान तो छत में पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, वो तब भी देखते थे जब हम थे। तो बमबारी हुई तो एक बम वहां भी गिरा था। क्लाइमेट और अल्टीट्यूड जो है उसके हिसाब से, मसलन शाली वहां नहीं होती है, 8,000 फुट का की बुलंदी है, पानी उस तरह से है नहीं, अगर पानी होगा भी इरिगेशन तो अव्वल तो है नहीं, क्योंकि कृष्णगंगा जितना भी पानी है वो इरिगेशन के लिए उसका एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिवाय एक लिफ्ट पंप वहां पे कहीं लगाया हुआ है। रेज में हम देख सकते थे जब ऊपर पहाड़ी पर इंडिया की पोस्ट है और पाकिस्तान की पोस्ट है, जब फायर खुलते थे आपस में तो हम लोग बैठ के तमाशा देखते थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हमने तुलसी बाग के एक क्वार्टर से शुरू किया। अच्छा जी, टी टाइप क्वार्टर्स जो है, वहाँ ऊपर के कमरे में वाइस चांसलर बैठते थे, नीचे मैं बैठता था और एक डिप्टी कंट्रोलर होते थे और एक प्रोजेक्ट ऑफिसर होते थे, ये टोटल था वहाँ पे। तो वहाँ से शुरू किया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। नाजरीन, कश्मीर लाइफ के यादें प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। जैसा कि जानते हैं ये प्रोग्राम एक पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जो वाबस्ता ख़वातीन और हज़रात रहे हैं उनसे हम उनके तजुर्बों और उनके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से बात करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री नया जॉनर है हिस्ट्री लिखने का। ये पॉपुलर हिस्ट्री को ओवरराइट नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर्सनल हिस्ट्री की वजह से पॉपुलर हिस्ट्री इम्प्रूव हो जाती है या कहीं कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने इवेंट्स को अपनी नज़रों से एक ख़ास जाविये से देखा होता है। तो खैर जो भी है, आज की इस कड़ी में हमने जनाब मसूद सामून को दावत दी है। ये एक सीनियर अफसर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार में, एक शायर हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कल्चरल फ्रंट पे बहुत अच्छा रहा है। और आज इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में इन्होंने जो काम किए हैं और जो इन्होंने देखा है उसके बारे में बात करेंगे। सामून साहब, आपका खुशामदीद। शुक्रिया। शुरुआत जनाब इस बात से करें कि हम आप जब रिटायर हुए तब एक बड़ी बातें हो रही कि मसूद सामून साहब रिटायर हो गए, लेकिन वालिद साहब अभी रिटायर नहीं हुए। हालांकि वो सही नहीं था, लेकिन इससे ये अंदिया लग रहा था कि शायद आपकी उम्र रिटायरमेंट पे कम थी या ज्यादा थी। असल माजरा क्या था? जी जी जी, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं था। अच्छा, 3-1 साल का फर्क था। 3-1 साल पहले मैं रिटायर हुआ, क्योंकि मेरे स्कूल के कागजात के हिसाब से मेरी उम्र जो है तो हो गई थी। अच्छा, 60 साल। अच्छा, मेरा सन 49 डेट ऑफ बर्थ है सरकारी कागजात के लिहाज से। एक्चुअली 52 है मेरा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 3 साल का फर्क है। अच्छा। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने मैट्रिक जरा बड़ी छोटी उम्र में पास किया था। अच्छा, 13 साल का था मैं। अच्छा। उन दिनों 16 साल से कम को बोर्ड में वो मैट्रिक का इम्तहान नहीं देने देते थे। उसकी वजह से मेरे वालिद साहब जो टीचर थे ये किया था। तो 3-1 साल पहले रिटायर हो गया। लंबी इनिंग थी। हाँ, बहुत लंबी इनिंग और बहुत सेटिस्फाइंग इनिंग थी। बहुत थी। बल्कि आप यकीन कीजिए कि जब भी मुझे किसी ने कहा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को दुरुस्त करवाइए, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैं सोचता था यार ये झमेले में फंसे हैं, जितनी जल्द इससे निकल जाए अच्छा है। तो उस तरह के ख्यालात थे, उस तरह के हालात थे। सामून साहब, हम शुरू से शुरू करते हैं। जी। अपने वजूद की जो बहुत पहले की जो यादें हैं, बहुत पहले की जो यादें हैं, जी। मतलब हम तो 5-6 साल तक तो वैसे ही बचपना होता है, तो उसके बाद ही वो यादें शुरू हो जाती हैं जो हमारे जहन पे रहती हैं। तो क्या याद है आपकी? देखिए, मैं एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ जो छोटी सी मुख्तसर सी एक वैली है। मुझे अब भी याद आता है। उन दिनों अक्सर मैं सोचता था। अब गुरेज का तज़किरा कर रहे हैं? गुरेज की बात कर रहा हूँ। गुरेज में पैदा हुए हम। उन दिनों मुझे अब भी याद है कि जब मैं छोटा था अक्सर सोचा करता था कि ये जो आसमान नजर आ रहा है और ये पहाड़, इनके पीछे भी कोई दुनिया है क्या?
तो अक्सर मैं सोचता था, सुनते थे, पढ़ते थे कि बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मुल्क हैं, हमारी रियासत ही मुल्क ही बहुत बड़ा है। कभी यकीन नहीं आता था इतनी मुख्तसर सी जगह में भी उससे हमारे विजन में भी क्या कमियां उसकी वजह से आई होंगी। तो ये एक छोटी सी जगह थी जहां हम पैदा हुए, और बड़ी ट्रैंक्विल, बड़ी पुरसुकून जगह थी। और तब कोई टूरिज्म का सवाल नहीं था, तब कोई इधर उधर से आने जाने वालों का सवाल नहीं था, क्योंकि वो जो एक ये सिल्क रूट जो था उसका एक अहम पड़ाव था ये, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद बिल्कुल कटा हुआ था ये देखा है हमने। इस जगह पे हमने हमारी पैदाइश हुई, तो मैट्रिक वहीं पे पास किया। मेरे वालिद टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया। हमारे यहाँ स्कूल में टीचर उन दिनों फिर भी ये होता था कि उस्ताद होते थे। मुझे याद है कि हमारे एक कश्मीरी पंडित टीचर थे, वो हाई स्कूल में पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। तो मैं तो समझता हूँ उनका नाम था राजनाथ भान। अगर वो नहीं आते उस स्कूल में तो मैंने मैट्रिक नहीं पास किया होता। तो आई वुड हैव बीन समवेयर देयर, अपना भेड़ बकरियों के पीछे मैं भी, जिंदगी मेरी निकल गई होती। तो ये था उन दिनों में, तो उसकी वजह से हमने मैट्रिक पास किया, उसके बाद वहाँ से निकल आए। तो एक नई दुनिया थी, एक अजीब दुनिया थी उसमें, मतलब ये एक चकाचौंध करने वाली दुनिया वहाँ छोटी सी जगह से निकलने के बाद। तो फिर कॉलेज में पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन मैंने एसपी कॉलेज से की, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने दाखिला लिया। तो आज के मुकाबले में वो बड़ी पुरसुकून, बड़ी शानदार एक जिंदगी थी। मतलब ये है कि यकीन नहीं आता कि इतनी अच्छी भी जिंदगी रही होगी, हो सकती। शंग्रीला। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुरसुकून, बड़ी पुरताइश कहिए एक हिसाब से, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं ज़हनी। तो उस हाल में हमने बचपन, नौजवानी के पहले दिन। सर, जब इंसान पैदा होता है तो वो महज अपने पेरेंट्स के जीन्स ही नहीं साथ रखता जी, क्योंकि उसके बचपन में, उसके लड़कपन में माँ बाप कहानियां बताते हैं। कहानियां उस माहौल की, उस इकोसिस्टम की, जिस इकोसिस्टम का हम हिस्सा बन जाते हैं। जी जी जी। तो क्या कहानियां, आपके वालिद साहब उस्ताद थे, तो उन्होंने गुरेज के बारे में, गुरेज की हिस्ट्री के बारे में, गुरेज के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में, गुरेज में से जो आते जाते लोग थे, कारवान, या क्या यादें आप तक मुंतकिल हो गई आपके वालिद से? वक्तन फवक्तन बात होती थी गुरेज के बारे में कि गुरेज शाहराए रेशम का एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से यारकंद से काफिले आते थे, हाजी आते थे अक्सर हज करने के लिए, तो वहीं से आते थे। बल्कि वो बताते थे कि उनके वालिद, मेरे दादा जो है, वो सड़क के किनारे बैठा करते थे जब ये गर्मा के महीने में काफिलों का सिलसिला होता था। तो जो लोग उनसे पूछते थे कुरान शरीफ आपको आता है पढ़ाना, तो उनसे किसी न किसी से जो होता था उनसे कुछ देर के लिए कुरान शरीफ पढ़ते थे वो। अच्छा। इन काफिले वालों से। अच्छा। वहाँ कोई उस्ताद नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा। मेरे दादा की बात है ये। तो उन्होंने इस तरह से कुरान शरीफ थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वो सड़क पे बैठे रहते थे, काफिले वाले आए, उनसे पूछते थे कोई कुरान शरीफ जानने वाला है तो मुझे थोड़ा पढ़ा दो। तो ये आलम था उन दिनों, काफिले आते थे जाते थे। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे ठहरने का उतना ज्यादा नहीं था, बस आते थे निकल जाते थे। गुजरगाह थी, एक गुजरगाह थी। तो ये भी कहते थे कि हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे जो आजकल वो अपना गिलगित वगैरह है वहाँ से भी आया करते थे लोग, जाया करते थे लोग। और बड़ी एक हिसाब से फारिगुल बाल थे लोग, अपना जितना भी था कमाया हुआ, बनाया हुआ, उगाया हुआ, उसी में मस्त रहते थे, उसी में वो काफ़ी होता था। कहीं ये नहीं था कि उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो। बड़ी सादगी थी, बड़े सादा थे लोग, मोहब्बत थी आपस में, एक दूसरे की इज्जत करते थे।
तो 47 से पहले काफिले आते थे। उसके अलावा बेगार का भी एक सिस्टम होता था, सुना है। बेगार गिलगित जब फौजें जाती थी, महाराजा की फौजें जाती थी, उनके साथ वो जाते थे, लोगों को लाया जाता था। और उन दिनों यूरोपियंस भी आते थे वहाँ गुरेज। एक हिसाब से कुछ लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी रहे हैं वहाँ कुछ दिनों, वहाँ आए थे एज ए टूरिस्ट। तो अंग्रेज अक्सर आते थे वहाँ, और वहाँ ये क्या नाम है, फिशिंग वगैरह, एंगलिंग करते थे। ये लोग आते थे, रहते थे वहाँ, और वो इस तरह की बातें हैं। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। सुनने में ये भी आया है कि आप ही ने तज़किरा फरमाया कि अपने दादा मरहूम का, कि जो कारवान से कोशिश करते थे कुछ सीखने की, लेकिन सुनने में कुछ आया है कि वहाँ कुछ माइग्रेशन श्रीनगर से भी हुई है और दीन के हवाले से हुई है। एक मोहल्ला वहाँ आबाद है जो शायद दीन फैलाने या कुरान पढ़ाने के सिलसिले में श्रीनगर से वहाँ माइग्रेट हुआ था। ऐसा हुआ क्या? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बचपन में भी उलमाए दीन आया करते थे वहाँ, लेकिन यही गर्मियों के ज़माने में आते थे और पूरा एक दौरा करके वापस आते थे। उनमें अक्सर लोग तो होते थे वैसे ही अपने जो आम होते हैं, मौलवी साहिबान होते हैं। एक थे उनमें अहमद साहब, पीर अहमद साहब कहते थे उनको, वो यहाँ कूलीपुरा नावपुरा के रहने वाले थे। डॉक्टर अलवी साहब को जानते होंगे, उनके वालिद। अच्छा। वो आते थे, वो तबलीग भी करते थे। अच्छा। अक्सर लोग जो आते थे वो मौलवी साहिबान वो फौक देते थे। हाँ, तो ऐसे ही चले जाते थे। हाँ, तो ये साहब जो हैं, ये पीर अहमद साहब, ये आते थे, तबलीग भी करते थे। तो काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ उस ज़माने में लोगों को बुनियादी चीज़ें, मुबादियात सिखाने का और इस्लाम की बुनियादी एक चीज़ें करने का, ये बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उससे पहले एक वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी आए हुए थे, रॉबर्टसन नाम था उनका। रॉबर्टसन वो रहे हैं वहाँ। उन्होंने काफी दीन का प्रचार किया था अपने। तो कई लोग वहाँ ईसाई बने हुए थे, तो एक मसला वहाँ पैदा हुआ था। अच्छा। अहमद शाह खाकी साहब ने उसका तोड़ किया। वो आए वहाँ, उन्होंने काफी उस चीज को दबाया, ये किया। नतीजा ये है कि आपको गुरेज की सारी आबादी जो है वो सारी सुन्नी मुसलमानों की ये दिखेगी। कोई उसमें कोई और न फिरका है, कोई और मजहब नहीं है। तो लेकिन जो आपने जिक्र किया, इस तरह के किसी खानदान का मुझे नहीं मालूम है और ऐसा हमने नहीं सुना है। तो ये जो बाद की बात है, अहमद शाह खाकी साहब के बाद जो है धीरे धीरे फिर वो जब तालीम की रोशनी फैल गई, तो उसके साथ ही फिर इस्लाम की शनासाई हकीकी मानों में होने लगी। वरना उससे पहले तो यही रस्म रिवाज थे, पुराने रस्म रिवाज, उनको गैर इस्लामी कहिए या वही अपने जो उस तरह के थे हुआ करते थे। तो जैसे ये है कि कोई बीमार हो जाए तो दरिया के किनारे जाना और देवी से वहां पे मांगना, ये हमने बचपन में भी देखा हुआ है। तो या अगर सांप देखा आपने तो सांप को मारना नहीं, ये तो रखवाला है। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी, तो ये सुनते थे हम। ये फिर धीरे धीरे इस चीज का तब्दीली ग्रेजुअल हो गई। जी, ग्रेजुअली। गुरेज जो है हमेशा से एक बहुत स्ट्रेटजिक गुजरगा रही है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी जो थी जी, एक तो ये तो पास है ही राजदान पास, जो ये हमेशा से राजदान पास ही था जी। तो लेकिन जो इसके अकब में जी, उसके दूसरे साइड में एक रास्ता शायद जाता है जो लद्दाख जाता है जी, और कोई रास्ता भी है जी। हाँ। और उन रास्तों का क्या हाल है? एक्चुअली ऐसा है कि गुरेज वादी के 3 रास्ते हैं। एक तो कश्मीर की तरफ आने वाला रास्ता, एक दरियाए कृष्णगंगा के किनारे किनारे चलते हुए नीचे जाते हुए
चिलास वगैरह तक पहुंचते हैं आप, नीचे झेलम के साथ मिलता है शिक्षकगंगा, तो वहां से आगे राइट साइड में चिलास की तरफ जाया करते थे, एक वो रास्ता था। एक रास्ता था दाएं साइड में, जहां से गुरेज से तिलेल वादी में जाते हैं। हाँ, तिलेल वादी से द्रास के साथ एक राबिता था, बहुत मुश्किल रास्ता था, कठिन रास्ता, पहाड़ों के ऊपर से जाया करते थे, एक वो रास्ता था, हुमस द्रास को कहते हैं। तो एक है, अब तो खैर वहाँ सड़क वगैरह भी बनी हुई है डिफेंस की रिक्वायरमेंट के लिए, तो एक वो था। एक और था, इसको रमन नाला कहते हैं। अच्छा। वहां से हुआ करता था, अब भी चलता है वो, अब तो खैर बहुत कम है। पहले जब सड़क वड़क नहीं थी तो अक्सर पैदल चलते थे। वहां से तिलेल से लोग आकर के कंगन पहुंचते थे। अच्छा। कंगन, जी हाँ। अच्छा। ये अपना ऊपर से वो वांगत वगैरह से होते हुए। अच्छा। एक ये राबिता था, एक लद्दाख के लिए वो राबिता था, तिलेल वैली के एंड से वो शुरू होता था, जो मुश्को वैली जो है वहां जाकर के मिलता था। सही सही सही। एक सबसे बड़ा रास्ता जो है वो था, जिसको जो किशनगंगा की एक शाख आती है बुर्जिल की तरफ से, दर्रा बुर्जिल की तरफ से जो बुर्जिल रास्ता पास, बुर्जिल पास, वही मेन रास्ता था, यही शाहरा है, ये रेशम का रास्ता था। यहीं से होकर के आप गिलगित निकलते थे, अस्करदू जाते थे, आप अस्तोर जाते थे, और फिर जाकर के सिंकियांग वगैरह से होते हुए जाकर के आप काशगर तक पहुंचते थे। ये रास्ता था मेनली, और वहीं से पुराने काफले वगैरह आते थे, उसी रूट से होके आते थे, वहीं से होके आते थे। उस रूट से भी आते थे, मतलब यहाँ से भी आते थे, सोनमर्ग वाले रास्ते से? नहीं, सोनमर्ग से कोई काफिला नहीं आता था, ये गुरेज के लोगों का अपना कश्मीर आने का एक रास्ता था, दर्रा था। लेकिन जो रूट्स आते थे, सिल्क रूट जो है, वो यही था जो दर्रा बुर्जिल से होकर के आया करता था। सारे काफले कारवां वगैरह जो है वो वहीं से आया करते थे, वहीं से आते थे। लद्दाख के होते हुए रास्ता, वो भी तो सिंकियांग और हाँ, नहीं, वो ये जो रास्ता है, ये कठिन रास्ता है, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता था लोकल पॉपुलेशन का, जा करके कोई मवेशी वगैरह लाने के लिए या ले जाने के लिए। उतनी रिश्तेदारी भी नहीं डेवलप हुई थी, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता था, कई दिन लगते थे इसमें। लद्दाख के रास्ते जो सिल्क रूट का वो ब्रांच जो है, वो एक अलग चीज है, नुब्रा के से होते हुए ले से जाते हुए, वो तो आपका जोजिला का रास्ता है। वो ये वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रास्ता है। जोजिला का रास्ता तो हमेशा से रहा है, और उसी को बाद में डेवलप किया गया। वहां से होते फिर ले जाते हुए फिर नुब्रा, और फिर वहां से ये रास्ता है। अपने बुजुर्गों से, वालिदैन से, आपने तो खुद नहीं देखा क्योंकि आपकी पैदाइश बाद में हुई, वो जो पार्टीशन का दौर था, पार्टीशन में गुरेज ने क्या देखा? पार्टीशन के बाद तो सिर्फ जिसको उर्फ आम में कहते हैं रेड, कबायली रेड जो है, उसकी यादें वहां है, किस तरह से कबायली आए और क्या हुआ उन दिनों जंग में। तो मैदानी जंग था गुरेज उन दिनों। अच्छा। मैदानी जंग था, तो वहां से इंडिया की फौज भी थी, पाकिस्तान की फौज या रेडर्स कहिए वो थे, तो वहां काफी जंग वंग हुई है, काफी बमबारियां हुई हैं। हमारे घर में जो अभी बाद में रिसेंटली वो जो है डिसमेंटल हुआ, इसकी वजह से, एक्वायर होने की वजह से, वो तो हमने देखा है बम का निशान तो छत में पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, वो तब भी देखते थे जब हम थे, तो बमबारी हुई तो एक बम वहां भी गिरा था, तो बाकायदा वो रेड के जमाने में वहां हुआ है। तो ये है कि वहां के लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां की रेडर्स ने। अच्छा। बहुत ज्यादतियां की रेडर्स ने। तो जिसका जी चाहा मवेशी देखा तो उसको उठा करके ले गए, काट लिया, ले गया, खाना दे दो, क्योंकि उनके पास शायद राशंस पूरे नहीं आते थे और समथिंग लाइक दैट, क्या मैनेजमेंट था उनका। तो लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, ये हमने सुना है अपने बचपन में। मारे भी गए लोग क्या? मारे नहीं गए। अच्छा। मारे नहीं गए लोग, मारे नहीं गए हैं, लेकिन ये है कि लोगों के साथ बिगाड़ तो था ही था। तो उसका एक मतलब ये कल्चर एक था ही, बेगार जो है वो चाहे जो भी हो, फिर तो बेगार में लोगों को लेके जाते थे, और ये सब हुआ है। फिर यहाँ से फौजें जब गई हैं, रेड वर्ड वगैरह हुए, तो उनको पुश बैक किया है। तो बहुत ज्यादा ही नहीं, बस गुरेज की वादी के बल्कि गुरेज की वादी जो है मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं।
एक तो अब जो गुरेज वादी है, एक जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो बुर्जिल का रास्ता जाता है, सही। उसमें कमरी वगैरह जो गांव है वो भी गुरेज का पार्ट थे, नियाबत गुरेज का पार्ट थे, एक वो पार्ट है। दूसरे जो है गुरेज जहाँ से खत्म होता है, यहाँ से हम यहाँ से जाते हैं लेफ्ट साइड में, जहाँ कृष्णगंगा नीचे की तरफ झेलम से मिलने जाता है, तो वो रास्ता जो है वहां से फुलवाई वगैरह जो है और या शारदा पीठ जो है, ये सारा उससे थोड़ा ऊपर का इलाका जो है ये गुरेज का, ये पूरा गुरेज का इलाका हुआ करता था। ये सारा ये काफी वहां से वहां तक फैला हुआ था। बाद में तो उसके 3 हिस्से हो गए हैं, अब एक ही हिस्सा है हमारे पास। 2 हमारे पास नहीं है। 2 हमारे पास नहीं है। बुर्जुल उस पार है, एलओसी के उस पार। बुर्जिल तो बहुत दूर है, बुर्जिल से बहुत दूर है, एलओसी उस पार है, बहुत दूर है। तो उसमें खानदान भी बटे होंगे या? जी, किसी हद तक, किसी हद तक। किसी हद तक। जैसे हमारे परदादे वगैरह रिश्तेदार जो हैं वो कहीं गिलगित साइड में हैं या अस्तोर में होंगे, तो गिलगित बढ़ गए, नेचुरली उनका आना जाना रहता था। बल्कि हमारे जो आबा अजदाद जो है वो आए भी वहीं से थे। सामू साहब, ये समझना मैं चाहता हूँ कि बेसिकली गुरेज एक की अपनी एक एथनिसिटी है जी, अपना एक कल्चर है, अपनी जुबान है जी, एक छोटा सा क्लस्टर है जी, और इस क्लस्टर में कैसे सस्टेन कर पाया जी। जब ये वाइडर कल्चरल लिंक से इकोसिस्टम से डिलिंक हो गया बिकॉज जी, ऑफ पार्टीशन, तो जी। कैसे कर पाया ये? नहीं, उसके बाद डीलिंक नहीं हुआ एक्चुअली। जैसे गुरेज के लोग जो हैं वो दर्द हैं, वो दर्द है। उनकी बोली शिना है। शिना जुबान जो है वो कोई बहुत कंटेजियस इलाका नहीं है जहाँ ये बोली जाती है। अच्छा, ये छोटी छोटी पॉकेट्स हैं। अच्छा। सिर्फ गुरेज तिलेल एक पॉकेट है, इसी तरह से चिलास एक पॉकेट है, इसी तरह से अस्तोर एक पॉकेट है, इसी तरह से गिलगित एक पॉकेट है। तो जिसका नतीजा ये है कि शिना जुबान के कई डायलेक्ट हैं, एक अच्छा। ही डायलेक्ट नहीं है। अच्छा। असल गिलगित की शिना जुबान है, मैं नहीं समझता, हो सकता है कोई 20-25-30% मैं समझता हूँगा, या चिलास की जुबान है, उससे उस तरह का फर्क है। ये वैसे ही एक छोटा सा क्लस्टर है, छोटी सी वो लैंग्वेज, वहाँ पे एक डायलेक्ट डेवलप हुआ है, जैसे कई जगहों 5-6 डायलेक्ट डेवलप हुए हैं। तो हाँ, अलबत्ता ये है कि इसके ऊपर असर बहुत हुआ है। मसलन कश्मीरी जुबान का बहुत असर है गुरेज की शिना पे, उतना जितना किसी और डायलेक्ट पे नहीं है। मसलन द्रास है, द्रास भी एक छोटा सा पॉकेट है, तो वहाँ की शिना जुबान जो है उसके ऊपर पुरकी या बल्ती का असर हुआ है। तो ये तो एक नेचुरल एक प्रोसेस है, तो वो हुआ है। लेकिन ये है कि बचे हुए रहे हैं, और उसकी वजह भी यही है, गुरेज इनएक्सेसिबल है एक हिसाब से। अगर मान लो कश्मीर के साथ एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होती तो कहीं आपका कुछ शिना जुबान या दर्द कल्चर कुछ भी नहीं होता वहां पे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 महीने के लिए खुलता था। बाकी 6-7 महीने तो उसके एक आप उसको ब्रीदिंग स्पेस कहिए, क्या कहिए, वो फिर अपना वो उसी खोल में, अपने उस शेल में फिर होते थे वो। तो ये सिलसिला रहा है। गुरेज की जो दर्द शनाख्त है जी, आइडेंटिटी है, उसके जो ब्रॉडर पैरामीटर अगर हम देखना चाहें, क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या है, चाहे इसकी कल्चरली क्या सिंबल्स हैं इसके, या मतलब जिसको हम मतलब कश्मीरी में फॉरेनस्टर्स कहते हैं कि फॉरेनस्टर कांगर देख लीजिएगा जी, आप फरन देख लीजिएगा जी, आप किसी हद तक चिनार देख लीजिएगा, मतलब ये हैं तो नहीं आइडेंटिटी कैसे, लेकिन आइडेंटिटी सिंबलाइज कर रहे हैं किसी तरह से। तो अगर हम गुरेज में ये तलाशना चाहें तो क्या हो सकते हैं? गुरेज में आप ये जो मसलन कांगड़ी है, कांगड़ी का चलन वहां भी है, जाहिर है कश्मीर के इन्फ्लुएंस के तहत जो है। पर तिलेल का एरिया जो है आगे, वहां आपको कांगड़ी का चलन नहीं मिलेगा उतना जितना गुरेज में है। क्योंकि गुरेज एक तिलेल ऑफ रूट पड़ता है। जब आपका ये जो है सिल्क रूट जो है उसमें से आना जाना है, तो उसमें तिलेल एक ऑफ रूट में पड़ता है। गुरेज जो है मेन रूट में पड़ता है, जहाँ कश्मीरी आते जाते रहे हैं, जाहिर है कश्मीरी कल्चर का असर है। तो गुरेज का अपना जो है पहनावा जो है वो तो सिर्फ पट्टू ही पहनते थे, और वोलन अपना 6 महीने अपना
विंटर जो होता था उसमें वही ऊनी कपड़े बनाते थे, वही ऊनी कपड़े पहनते थे। वहाँ की औरतें एक खास किस्म का ड्रेस पहनती थी, एक हैट, उसको डूरी कहते थे। वो दैट्स मतलब ये स्पेसिफिक वहाँ का हुआ करता था। ये इससे पहले यहाँ इस्लामी ये ड्रेस वगैरह ये रिवाज पाने से पहले, कश्मीरी ये रिवाज पाने से पहले, तो बाद में उसके बाद पूस कश्मीरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ। उससे पहले डूरी पहनते थे, एक बड़ा सा हैट होता था, कुछ शायद चलास में अब भी चलता है। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं I could see that। हाँ, हमारे बचपन में हमने देखा है डूरी पहनते हुए लोगों को, जब हम बिल्कुल छोटे थे। उसके बाद तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो पहनावा लेडीज का यही होता था कि अपना फिरन है, ऊनी फिरन है बड़ा सा, बिल्कुल पाँव से थोड़ा सा ऊपर टखनों तक ये है। ऐसे ही मर्दों का जो होता था वो घुटनों से ऊपर या घुटनों के पास तक होता था, और कमरबंद बांधते थे, और टोपी पहनते थे, एक तो गोल टोपी जिसको आप जो बहुत मशहूर है आज, अब हर जगह इसको हम कहते थे परटाली खोई, परटाली 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 खोई कहते हैं टोपी को। परटाली में जो वो ये रोल करके जो है। तो ड्रेस में तो यही है। खाने पीने का तो उनके अपने ये थे, मतलब जो पैदावार होती थी वही खाते पीते थे। जो वहाँ पे जो जैसे मकई है, जैसे जौ होता था, आलू अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ। तो खाने पीने का तो यही होता था, इसी के सिलसिले में इसी से हिसाब से होता था। और एक बकवीट वहाँ पे हुआ करता था। बकवीट, यस, बकवीट तो बड़ा जबरदस्त किस्म का सुपर फूड है। तो बकवीट होता था, मिलेट्स होते थे। तो अब तो सब गायब हो गया है वो सब। लेकिन अब भी गुरेज हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें थोड़ा इम्तियाजी हैसियत रखता है, क्योंकि जो हम गुरेज में ग्रो करते हैं वो हम कहीं और ग्रो नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि क्लाइमेट और अल्टीट्यूड जो है उसके हिसाब से, मसलन शाली वहां नहीं होती है, 8000 फुट की बुलंदी है, पानी उस तरह से है नहीं। अगर पानी होगा भी, इरिगेशन तो अव्वल तो है नहीं, क्योंकि कृष्णगंगा जितना भी पानी है वो इरिगेशन के लिए उसका एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिवाय एक लिफ्ट पंप वहां पे कहीं लगाया हुआ है तो उसका, तो वो तो सारा निकल जाता है। वहाँ इरिगेशन जो भी होता है थोड़ा बहुत पहाड़ों के दामन से इधर उधर उसके मिलते हुए छोटे छोटे नाले हैं, तो उसका पानी होता है। अगर वो पानी मुयस्सर हो भी तो शाली वहाँ होती नहीं, तो जाहिर है यहाँ वहाँ यही बकवीट होगा, मिलेट्स होंगे, आलू होगा। गुंदम तो बहुत बाद में वहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ये कोई 60s में गुंदम इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पे। गुंदम पहले नहीं होता था। जौ होता था, जौ अब भी तिलेल में कहीं कहीं उगाते हैं, जैसे ग्रिम जिसे कहते हैं, लद्दाख में पूरा आपका लद्दाख का एरिया जो है ग्रिम है। तो ये क्लाइमेटिकली ये है, कुदरती बात है। तो यहाँ पे बाकी अब हॉर्टिकल्चर तो है नहीं कुछ भी वहाँ पे, अलबत्ता ये है कि आपको खुबानी के पेड़ मिलेंगे उस क्लाइमेट में, आपको अखरोट बहुत अच्छा मिलेगा, वाइल्ड आपको अखरोट मिलेगा, वाइल्ड आपको हेजलनट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। साहब मुझे ये बता दें कि आप का सफ़र जो रहा स्कूल गुरेज में छोड़ने के बाद जी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में आने तक जी कैसा रहा, उसमें उसके उतार चढ़ाव क्या रहे? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया सोपोर कॉलेज तो 65 का वॉर हुआ। अच्छा, 65 का, तो एक वो साल ज़ाया हो गया। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं टीचर भर्ती हुआ। अच्छा, करीब साल भर में हाई स्कूल में वहाँ लोकली वहाँ गुरेज में। जी, उम्र तो मेरी फिर भी कम ही थे, मुझसे उम्र में ज़्यादा थे जो मेरे वहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल में उन दिनों होते थे। बल्कि मुझे याद है एक वाकया, एक हमारे उन दिनों होता था डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। यस, एक इंस्पेक्शन के लिए आ गए, तो स्टाफ रूम में बैठे तो सारा स्टाफ था, मैं भी उन्होंने कहा ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ? बच्चा नहीं, हमारा स्टाफ मेंबर है। तो साल भर मैं टीचर रहा वहाँ। फिर उसके बाद वालिद साहब ने भी मशवरा दिया कि बेहतर है कॉलेज ज्वाइन करना, तो दोबारा मैं आया, फिर एसपी कॉलेज गया। ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो जब
ग्रेजुएशन किया तो वाले साहब ने कहा या तो आपको LLB करना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहीं फॉर्म कहीं मंगवाया तो भर दिया, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म भरा मैंने, फारसी से उर्दू से बड़ी दिलचस्पी थी मेरी, फॉर्म वगैरह भरा एडमिशन के लिए। मेरा बाद में पता चला कि LLB मेरे वालिद के कोई पहचान वाले थे, तो LLB का एडमिशन मेरा एग्री किया था, हो गया था, यहाँ कहा था आ जाइए और फीस वगैरह भर दीजिए। उससे पहले मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गया देखने के लिए कि फॉर्म भरा था, क्या हुआ, तो वहाँ क्लास लग गई थी, हमें पता नहीं था। अच्छा। उरे से आना जाना नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। कोई 15-20 दिन से वहाँ क्लासेस शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा ये तो क्लासेस शुरू, आप कब, आप क्या आ रहे हैं आप? मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ, दूर, हमें मालूम नहीं था। अच्छा क्या नाम है आपका? मैंने नाम वगैरह बताया, कहने के हाँ फिर बताइए नाम क्या है? तो आपका तो एडमिशन हो गया है। मैंने कहा वो कैसे एडमिशन हो गया? उन दिनों इंटरव्यू वगैरह हुआ करता था। अच्छा। इंटरव्यू इससे पहले तो कहने लगे भाई आपका तो रोल नंबर 1 है, आपका एडमिशन हो गया है। क्यों भाई? तो आपने इस साल के पर्सन, जितना ग्रेजुएशन में पर्सन के कैंडिडेट्स में सब में टॉपर हैं आप। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली आपका, उन्होंने कहा यार इसको एडमिशन कर दो, वैसे भी दूर दराज के इलाके का हो गया। तो सच पूछिए तो मुझे तब तक जो है अपने बारे में ये ख्याल था कि हम तो किसी काम के हैं नहीं, ना पढ़ना लिखना, ग्रेजुएशन भी बड़ा मुश्किल से किया होगा। फिर वहाँ जा कर के एक एतमाद जैसा पैदा हुआ कि नहीं पढ़ना लिखना चाहिए। तो फिर अब लाइब्रेरी पे पल पड़ी फिर वहाँ की। तो आपने पर्शियन में किया? हाँ, तो पर्शियन में मैंने मास्टर्स किया। अच्छा। पर्शियन में मास्टर्स करने के बाद उर्दू में मास्टर्स किया। पर्शियन में मास्टर्स करने के बाद कुछ देर के लिए मैं स्कूल टीचर रहा। दोबारा कोई नई भर्ती होगी, नई अपॉइंटमेंट होगी? हाँ, फ्रेश अपॉइंटमेंट। अच्छा। मैंने किया था। तो डायरेक्टर एजुकेशन थे, उनके पास मैं किसी काम से गया, तो उन्होंने पूछा कहाँ के थे? मैंने कहा इस तरह से। अच्छा टीचर बनेंगे? मैंने कहा हाँ। उन दिनों तो वैसे लगा लेते थे, बोर्ड नहीं होता था। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है कल आना और अपना अपॉइंटमेंट का ऑर्डर ले लेना। अच्छा। हाँ, तो साजिदा जमीर अहमद टीचर वो डायरेक्टर हुआ करती थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कल आके ले लीजिए। तो मैं कल ले लिया। मैं कुछ महीने वहाँ रहा। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैं कल्चरल एकेडमी में रहा। वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट मेरी अपॉइंटमेंट हुई। अच्छा। वहाँ अप्लाई किया था मैंने। तो 5-6 महीने के बाद वो टीचर का जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद कल्चरल एकेडमी में रहा। वहाँ कोई 3-4 महीने रहा मैं। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया लेक्चरशिप के लिए, एडहॉक के लिए उन्होंने कहा। तो मैंने ये जॉब छोड़ दिया, वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मैं लेक्चरर लगा पर्शियन डिपार्टमेंट में। और वहाँ भी स्टूडेंट्स जो थे वो 1-2 साल मुझसे 2-3 साल बड़े थे। बिल्कुल छोटी ही एज थी मेरी। तो बहरहाल 2-2.5 साल में रहा वहाँ। कंफर्म हो गया था, मैं लेक्चरर हो गया था। तो जिन दिनों मैं स्टूडेंट था उन दिनों KS का फॉर्म भरा था, इम्तहान दिया था। अच्छा। मेरे एक रिश्तेदार थे, दोस्त थे, वो अब नहीं रहे दुनिया में। तो उन्होंने मुझे कहा यार चलो KS का एग्ज़ाम दे देते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है यार KS? मैं इस लाइन का था नहीं। उन्होंने कहा यार ये भी एक डिग्री होती है, चलो कर लेते हैं। चलिए एग्ज़ाम दिया। उन दिनों यही होता था कि आज एग्ज़ाम दिया तो 3 साल के बाद रिजल्ट आ रहा है, 2 साल के बाद इंटरव्यू होगा। तो कई साल बीत गए इस बीच में। जब मैं लेक्चरर था तो इस बीच में कहीं KS का फिर इंटरव्यू वगैरह आ गया। तो मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। तो मेरे एक दोस्त थे कश्मीरी पंडित, उन्होंने कहा यार जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरव्यू तो है, अगर क्वालिफाई किया है आपने। तो गया मैं। तो मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे दिल्ली जाना था। अच्छा, दिल्ली जाना था किसी काम के लिए। हमारी ऑल इंडिया पर्शियन टीचर्स कॉन्फ्रेंस एक थी। अच्छा। उसके लिए जाना था मुझे। तो इधर से इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मैं चला गया पब्लिक सर्विस कमीशन एक दिन। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं गुरेज का रहने वाला हूँ। तो मेरी मदर की डेथ हो गई है। मेरी मदर की डेथ बहुत पहले हुई थी, जब मैं बचपन में ही। तो मैंने कहा इस बहाने से वो शायद मान जाए। तो PA जो थे उन्होंने कहा ठीक है आप रुक जाइए ज़रा, अभी इंटरव्यू चल रहा है। आधा 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया। तो हाँ, उन्होंने अंदर गए, वो चेयरमैन से पूछा। उन्होंने कहा ठीक है दूर का लड़का है, बुला लो इनको। मैं गया, इंटरव्यू हुआ। कोई 45 मिनट, काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म का इंटरव्यू हुआ। तो बस कोई सीरियसनेस नहीं थी मेरी इस बारे में। तो कुछ महीने के बाद रिजल्ट निकल आया।
अपॉइंटमेंट हुआ तो परेशानी हो गई, भाई क्या करना चाहिए। इस बीच में मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा सफोकेशन जैसा मुझे लग रहा था यार कि हाँ कहाँ चार दीवारी में आकर के यहाँ बंद हो गए, बस यही पर्शियन डिपार्टमेंट है, 10-15 स्टूडेंट हैं, तो एक 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 बेइत्मीनानी जैसी थी। जब ये हुआ, हालांकि उन दिनों काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, यूजीसी के पे स्केल्स थे, यहाँ बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, मुझे कोई 400-500 रुपये का नुकसान हुआ तनख्वाह में। तो वाले साहब ने कहा ठीक है जाओ, ये बेहतर है, इसमें आप ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, ज़्यादा सर्व कर सकते हैं लोगों की। तो मैंने इस अंडर सेक्रेटरी ज्वाइन किया। उसके साथ ही फिर वो अदबी दौर जो था हमारे लिखने पढ़ने का, और सारा एक मान लीजिए। हाँ, लेकिन उससे पहले अदबी दौर जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, लेकिन आपके कॉलेज के शुरू होने से सोपोर में जी और आपके केएस में ज्वाइन करने तक जी 2 बड़े वाक़ये हुए, लैंडमार्क। जी एक हो गया 65 का वार, जी और हो गया दूसरा उसके बाद ही 71 का। क्या यादें हैं आपकी? 65 के वॉर में तो एक मुझे याद है, एक हमारे यहाँ एक दहशत सी थी। आप गुरेज की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं गुरेज की भी बात कर रहा हूँ और कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जिस हालात में हम थे। तो मुझे याद है कि मैं जब घर से आया तो उन दिनों घोड़े उड़े होते थे, तो आए तो हमको जब बांडीपुर पहुंचने लगे तो बहुत घूम करके, दूर से घूम करके जाना पड़ा। कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू पहली बार सुना। हमने कहा कर्फ्यू क्या होता है भाई? तो ये कर्फ्यू का नाम पहली बार सुना हमने। कर्फ्यू देखा, वहाँ कुछ फौजियों की डेथ हो गई थी, तो एक अजीब किस्म का इंतशार जैसा लगा कि जैसे अचानक हलचल हो गई है कोई पानी में, जैसे ये है। तो वो काफ़ी वहाँ हमारे यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह आई थी, चूँकि बॉर्डर पे रहते हैं, तो बड़ा ही मतलब एक नागुफ्ता बेकिस्म के हालात थे और परेशान थे लोग, परेशानी थी बहुत। यहाँ भी एज ए स्टूडेंट भी कोई चैन वाली वो जिंदगी नहीं थी, इट वाज ऑल वेरी डिफिकल्ट। तो 71 में तो खैर ऑन ग्राउंड तो बहुत दिखा नहीं, जिस तरह से 65 में इन्फिल्ट्रेशन हुआ और लोकल वो इन्वॉल्वमेंट और ऐसा 71 में तो उस तरह का नहीं देखा। लेकिन ये है कि बहरहाल हम गुरेज में हम देख सकते थे, जब ऊपर पहाड़ी पर इंडिया की पोस्ट है और पाकिस्तान की पोस्ट है, जब फायर खुलते थे आपस में तो हम लोग बैठ के तमाशा देखते थे। अच्छा, आप तमाशा देखते? हाँ, हम अपने यहाँ से घर से तमाशा देखते थे। फायर एक दूसरे पे झुक के एक दूसरे के पिकट पे करते थे, उसी हद तक इन्वॉल्वमेंट था, कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, बेगार तो नहीं था तब, लेकिन ये है कि लोगों को ले जाते थे, लोगों की जरूरत पड़ती थी, उनको बाकायदा पैसा वैसा मिलता था, लेकिन सिस्टम वही बेकार वाला ही था, जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे कि भाई ले जाना है। ये सब चीजें थी 65 में भी और 71 में भी। 47 में गुरेज अखाड़ा बना जी, पूरा अखाड़ा बना। 48 में जी। 65 में नहीं बना? नहीं, 65 में नहीं हुआ ऐसा। 65 में ऐसा नहीं हुआ, 71 में भी ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा अखाड़ा तो बना 48 में, पूरा बिल्कुल ये था। तो इन दोनों जंगों में, क्योंकि ये 65 तो एक हिसाब से बॉर्डर की जंग थी, 71 जो है उसका फोकस कहीं और था, बांग्लादेश वाला। हाँ, बांग्लादेश था। तो यहाँ भी था लेकिन उतना नहीं था, वही हवाई रेड वगैरह वो जो है उस तरह की बातें हुई। गुरेज पर्टिकुलरली कोई उससे मुतासिर नहीं हुआ। ज्वाइन किया एज केएस ऑफिसर, एज अंडर सेक्रेटरी, तो तब कैसा था? मतलब फॉर मी एज एन आउटसाइडर इन ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, ये जो गवर्नमेंट सर्किट है जी, एक अंदर से बहुत वसी दुनिया है जी, एक मेज है जी, जिसका आपको पता नहीं कि कहाँ खुलता है कहाँ बंद होता है जी। आपने गवर्नमेंट सिस्टम को अंदर से कैसे देखा? आप पहली बार अंदर थे? जी, पहली बार अंदर गए हैं 1977 में मेरी भर्ती हुई, नवंबर में ज्वाइन किया मैंने। बड़ा सिस्टमेटिक था एक हिसाब से, गवर्नेंस बड़ी सिस्टमेटिक थी, रूल रेगुलेशन कायदा ये सब चीजें थी। उन दिनों शेख साहब की हुकूमत आई थी दोबारा शेख साहब कार्ड के बाद आए हुए थे। तो
थोड़ा सा उससे एक मूड जैसा तो बदल गया था गवर्नेंस का, लेकिन बेसिक चीज़ें जो थी, जो मतलब सादिक साहब के ज़माने में जैसे रही थी कि रूल ऑफ लॉ वगैरह जो है, तो एक बाकायदा ये था। लेकिन कुछ कुछ उन दिनों उसमें वो कॉम्प्रोमाइज डाइल्यूशन शुरू हो गया था, ये हमने महसूस किया। जो हम सुनते थे इससे पहले कैसा हुआ करता था सेक्रेटेरिएट, और जो अब है, कुछ कुछ डाइल्यूशन की वहाँ पे सूरतें आई थी। मसलन ये है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाना, पॉलिटिकल जिनके एफिलिएशंस हों उनके सर पे हाथ रखना, उनको ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन उतनी नहीं थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो है वो बढ़ता चला गया। बेसिकली शेख साहब की जब सरकार आ गई तो शेख साहब जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के बहुत ही कदावर लीडर थे। एक सियासी जमात जो यहाँ की प्राइमरी सियासी जमात थी, लेकिन जो उससे पहले लोग थे जी, उनकी उतनी सियासी साख्त नहीं थी, शायद उनका उतना सियासी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था। वो तो हाकिम बन गए थे किसी और वजह से जी। तो शायद आपने वो जो तब्दीली आपने देखी जी, तो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती थी। हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि अवामी सतह पे शेख साहब या उनकी पार्टी का जितना उठना बैठना था, जितना उनको समझने का, जितना उनके हालात को, एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन उससे अपने बेसिक गवर्नेंस के चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं था होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जिस वक्त हमारा रिक्रूटमेंट हुआ, किदवाई साहब हुआ करते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। तो जब इलेक्शन हुआ है, शेख साहब का आना था, उससे कोई 10 दिन पहले उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दिया। सुनने में ये आता था अगर उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं भेजा होता तो हमारी नियुक्ति नहीं होती, अपॉइंटमेंट नहीं होती। दिस वाज द फीलिंग उन दिनों की ये थी कि ये अगर उन्होंने चलो भेज दी थी लिस्ट, वरना नहीं होता जी आपका। क्यों कि हमारी जब अपॉइंटमेंट हुई तो 35 या 37 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन नई हुकूमत आने के बाद एक और लिस्ट मंगवाई गई, विच वाज टोटली इलीगल। नॉर्मली ये होता है, कानून ये है कि आपने 50 सीटें की हैं तो 50 को ही करना है। उन्होंने एक कोई 30-40 लोगों की और लिस्ट मंगवाई पब्लिक कमीशन से, और जिसमें मैक्सिमम लोग जो पॉलिटिकल एफिलियंस था उनको भी अपॉइंट कर दिया। इट्स टोटली इलीगल। ये इसलिए हुआ कि हमारी लिस्ट जा चुकी थी, वरना शायद उसको भी बदलते। और किदवाई साहब उसके बाद निकल के चले गए कुछ दिनों के बाद इस्तीफा दे करके। ये डाइल्यूशन है, ये शुरू हो गया था। ये तो खैर ये तो ज्यादती है, तो वायलेशन है। हाँ, ये वायलेशन है। पर ये ऐसे हुआ कि जैसे 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो रिटन में ही फेल हो गए थे, इंटरव्यू के लेवल तक नहीं आए थे, उनको तब भी तहसीलदार लगाया गया। तो ये सब चीजें जो है, रूल ऑफ लॉ कहाँ है, ये सब चीजें तभी शुरू हुआ। दिस वाज अनहर्ड ऑफ इससे पहले ब्यूरोक्रेसी में, जम्मू कश्मीर सरकार में। तो धीरे धीरे ये सब चीजें होने लगी। फिर बाकी सब चीजें तो लोगों को मालूम है। हाँ, ये बात मैं पूछना जरूरी समझूंगा कि जब आप सेक्रेटरीट में गए और आपने देखा रूल ऑफ लॉ या सिस्टमैटिक व्हाटएवर यू कुड फील दैट कि इसमें तब्दीली आ गई होगी, लेकिन आपके जो सीनियर थे, कलीग्स थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने वहां तक की कहानी जो बख्शी साहब से लेके, क्योंकि शेख साहब दूसरी बार आए, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर पोस्ट 75 चीफ मिनिस्टर आ गए, लेकिन उसके बीच में कई एक प्राइम मिनिस्टर और कई चीफ मिनिस्टर आए थे, सादिक साहब, बख्शी साहब। उन अदवार के हवाले से आपके साथियों की क्या कहानियां थी? बख्शी साहब के बारे में तो खैर हमने डायरेक्टली कुछ देखा नहीं, लेकिन ये है कि उनकी कहानियां बहुत मशहूर थी कि साहब बख्शी साहब मेहरबान हो गए तो कुछ भी हो सकता है। और ये है कि कोई अपनी मुश्किल लेकर के उनके पास चला गया, वाकई जेन्युइन थी, तो वो चुटकी में हल कर लेते थे। तो अपने नौकरी लगाना हो तो कहीं पुर्जा उठा लिया, उस पर लिख दिया और हो गया। तो इस तरह की बातें हम सुना करते थे बख्शी साहब के बारे में। बख्शी साहब की प्रेज भी बहुत सुनते थे कि भाई बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, समझते हैं, करते हैं। लेकिन जो हमने दौर देखा वो उसमें सादिक साहब के असरात थे, जहाँ रूल रेगुलेशन, कानून कायदा जो है वो सेक्रेटेरिएट में होता है, जिसको डाइल्यूट होते हुए देखा हमने।
मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे उन दिनों होते थे, बनर्जी साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम ये भी सुनते थे बनर्जी साहब, फिर ये कैबिनेट मीटिंग में कभी कभी उन्होंने कहा कि साहब आई डोंट रिकॉर्ड दिस, मैं नहीं ये लिखने वाला हूँ। मतलब ऐसे भी फैसले होते थे जो चीफ सेक्रेटरी लिखने से मना करता था, वो रिफ्यूज फ्लैटली। चीफ सेक्रेटरी तो उन दिनों को चीफ मिनिस्टर की मर्जी से लगते नहीं थे। सही बात है। तो बनर्जी साहब वुड पुट हिज फुट डाउन। इस हद तक नौबत आती थी कभी कभी, ये करो वो करो, ये करना है। तो ये सब चीजें शुरू हो गई थी, हमने ये देखा है। इससे पहले के दौर तो आप तो मान लीजिए सादिक साहब के दौर के बारे में तो आप ये कहते थे गोल्डन रूल फॉर गवर्नेंस। तो कायदे कानून से सरमू इनहराफ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला ये शुरू हुआ, तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हमने देखा, हम उसका पार्ट रहे, सियासी इवेंट्स पे जो है, फिर कहाँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सब चीजें हुई है। मीर कासिम का दौर भी देखा होगा आपने। मीर कासिम का नहीं, जो कि हमारे रिक्रूटमेंट जब हुई तो वो शेख साहब के आए थे। लेकिन कासिम साहब की ज्यादा उतनी बात नहीं सुनते थे हम, कासिम। लेकिन सादिक साहब का जब जिक्र होता था वो कहते थे हमेशा वो जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हुआ करते थे, वो सही, मतलब ये है कि सही उनके फैसले होते थे, कोई रूल रियायत के बगैर होते थे। ये उनके बारे में हम सुनते थे। साहब सादिक साहब होते तो ये नहीं होता। 77 में जब शेख साहब आए जी, वो बदस्तूर तब तक चीफ मिनिस्टर रहे जब तक वो उनका इंतकाल ना हुआ 83 में जी। तो उस दौर की यादें क्या, और आपकी जो तरक्की होती गई, क्योंकि उसमें स्टैग्नेशन नहीं होती है, आप भी आगे बढ़ते गए जी, तो क्या देखा आपने, क्या यादें आप? इत्तेफाक की बात यह है, मैं सेक्रेटेरिएट से निकल गया बाहर। अच्छा। 77 से 2 साल तो हम ट्रेनिंग में रहे, 79 में पोस्टिंग्स हो गई। 79 में कुछ ही अरसे के बाद मेरी पोस्टिंग फील्ड में हो गई। अच्छा। होना नहीं चाहिए थी, इसलिए कि मैं फील्ड का आदमी नहीं था, मैं सेक्रेटेरिएट सर्विस का आदमी था। लेकिन ये है कि समहाउ वहाँ उन दिनों डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे लद्दाख में, मिस्टर बलोरिया, एसएस बलोरिया। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि साहब ये आदमी मुझे चाहिए यहाँ हेडक्वार्टर असिस्टेंट। अच्छा। हाँ, तो उन दिनों मेरी कुछ ऐसी हरकतें रही होंगी हाउसिंग डिपार्टमेंट में, अंडर सेक्रेटरी, कंट्रोवर्शियल किस्म की कोई बातें मैंने की वहाँ पे, वो चीज़ें तो शायद नोटिस में आ गई हुई, लोग देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे बुलाया गया। आगा साहब होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा वो जो रिसेंटली जो पंगा हुआ है शायद डांट पड़ने वाली है चीफ सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि मैं कुछ अपने सीनियर से उलझ पड़ा था इसी मामले में। वो ये इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इनको फायदा पहुंचाना है, ये करना है वो करना है। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा छूटते ही कहा लद्दाख जाओगे? तो मैंने कहा जी मैं जाऊंगा। कहने लगे भाई सोच समझ के जवाब दो। मैंने कहा सर आप अगर मुझे जाने के लिए ऑर्डर करेंगे तो मुझे मानना पड़ेगा। तो ठीक है आपने कहा तो मैं जाऊंगा। तो बड़ा खुश हुआ वो, कहने लगा बहुत अच्छी बात है, मैं वहाँ आपको हेडक्वार्टर असिस्टेंट भेजने वाला हूँ। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है आपको भेजने के लिए वहाँ। मैं कहा ठीक है। सो आई वेंट देयर। मैंने वहाँ 3 साल, 3 years अप टू 80। जी, 80, 81, 82 में वहाँ रहा। तो उस दौरान में सेक्रेटेरिएट में क्या हुआ, क्या हालात थे, आपको कुछ पता कोई पता नहीं, क्योंकि लद्दाख की अपनी एक दुनिया है। वहाँ लद्दाख तो मतलब ये वहाँ के डिप्टी कमिश्नर तो वहाँ के किंग माने जाते थे। वाज एवरीथिंग, मे बी कोई पॉलिसी मैटर्स, बजट, ये वो वगैरह। अदरवाइज वो जो है टोटली वहाँ पे ये था अलग यहाँ से। तो आई हैड ए वेरी गुड डिप्टी कमिश्नर वो थे। उनके बाद फुनसोक साहब आ गए। वो चीफ सेक्रेटरी बाद में बने। लद्दाखी ही थे। वेरी सेंसिबल पीपल, उनके साथ काम किया हमने 2-2.5 साल। वहां से आए तो बेसिकली 89 में जो फिर बाद में लद्दाख में हो गया जी, उसके मतलब वो अचानक तो नहीं हुआ जी, तो उसका तो कुछ प्रोसेस उससे पहले शुरू होता। आपने 3 साल लगाए दिए, तो आपने वो फीलिंग देखी आपने? हाँ, क्या था वो जमाना उन दिनों था, बड़ा टर्माइल वाला जमाना था। वो भी ग्लोरिया साहब भी होते थे। तो उन दिनों नमग्याल साहब होते थे, MP होते थे, पी नमग्याल साहब। तो वो एक चला रहे थे
एक मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ ना वो अपना एक लद्दाख आइडेंटिटी है, लद्दाख आइडेंटिटी, यूनियन टेरिटरी वगैरह वगैरह, वो साल भर हंगामे होते रहते थे वहाँ। अच्छा। साल भर हंगामे होते रहते थे, पथराव, और ये वहाँ की क्लर्जी जो है इसमें इन्वॉल्व थी, लामाज जो है वगैरह, बाकायदा एजिटेशन में। तो वो कोई मतलब ये है कि वहाँ मैंने वो 3 साल रहा हूँ, पूरे तीनों साल, इवन जब फुनसोक साहब थे, जब भदौरिया साहब थे, तब भी वो लद्दाख में टर्माइल ही टर्माइल था। लद्दाख वाज नॉट दैट, मतलब ये है कि शांत कोई जगह हो, नहीं, वहाँ रोज ही कोई ना कोई हंगामा होता था। मेरे ख्याल में पॉइंटलेस था जो कुछ भी हो रहा था। नहीं, आपको उसमें कुछ मेरिट नहीं लग रहा था जो उनकी एलिगेशंस थी कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर ने सब कुछ खाया? नहीं, वो एलिगेशंस तो लगाने को कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ खाया। मसला ये है, मान लीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई इंजीनियर नहीं है तो कहाँ से आएगा, डॉक्टर नहीं तो कहाँ से आएगा, अपने लोग आपके हैं नहीं, तो उन्होंने खाया कहाँ से फिर? तो ऐसी बात नहीं थी कि उसको वो कहते थे कि साहब ये चौधराहट है वगैरह है, ये सब कुछ है, ऐसा नहीं था। लोग वहाँ सर्व करने जाते थे, सर्व करके आते थे, ठीक है। वो एक हमारा एक ब्यूरोक्रेसी का, ये टेक्नोक्रेसी हमारी जो है, उनका एक बेंट ऑफ माइंड होता है, और एक महाराजा के ज़माने का हैंगओवर अभी बाकी था। अफसरी हो, पब्लिक सर्वेंट वाला सिस्टम तो था नहीं, तो हर जगह था, वहाँ के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं था। मुझे तो लगता है वो पॉइंटलेस था उतना, वो सारा पॉलिटिकली जो भी उनका होगा, एंटी का ये होगा, जो भी उनके होंगे, अपने ख्यालात उनके जो होंगे, उनके एस्पिरेशंस जो होंगे, वो ठीक है, लेकिन उतना जितना भी हंगामा होता था, दैट वाज पॉइंटलेस। लेकिन ये है कि वो इतना बढ़ता गया धीरे धीरे कि फिर बाद में फिर वो आपकी नौबत आ गई, उसके बाद फिर वो हिल काउंसिल बना, फिर कम्युनल क्लैशेस हो गए, क्लैशेस हो गए, बहुत ये हो गया। कम्युनल टेंस तो तब भी था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। नेचुरली जब तक उस एंगल को आप उसमें नहीं मिलाएंगे तो उसको आपको वो केमिकल रिएक्शन उतना नहीं ना मिलेगा। वो करने वाले जो है फिर उसमें जड़ी बूटी डालते हैं, तो फिर वो उसमें उबाल आता है एक्सेलरेशन के लिए। तो वो सब हुआ है। तो 3 साल में रहा वहाँ पे। तो उसके बाद आप वापस कश्मीर आगे तो फिर यहाँ बदल गई थी सरकार, अपने शेख साहब के बाद फारूक साहब, उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी शेख साहब का इंतकाल की जो वो दौर, वो नहीं देखा जी? देखा, बहुत कम अरसे के लिए देखा। इंतकाल का दौर उनका जो था, उन दिनों में आ गया था वापस, वहाँ से सेक्रेटेरिएट में थे। लेकिन ये है कि यहाँ कुछ ही दिन में सेक्रेटेरिएट, मेरे ख्याल 2 महीने या 3 महीने रहा। उसके बाद मुझको उठा करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेज दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी थी। अच्छा। तो नूर साहब होते थे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको वहां भेज रहा हूं मैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। समहाउ बड़े मेहरबान थे लोग, किस वजह से समझते थे कि ये राइट आदमी है। तो मैं वहां भी कोई 3.5 साल रहा। अच्छा। तो जब फारूक साहब रहे तो उस दौरान भी मैं सेक्रेटेरिएट में नहीं रहा। अच्छा। मैं बाहर ही रहा, फील्ड में ही रहा। वो 3 साल में रहा, 3 साल से 3.5 साल रहा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हमने तुलसी बाग के एक क्वार्टर से शुरू किया। अच्छा जी, टी टाइप क्वार्टर्स जो है, वहाँ ऊपर के कमरे में वाइस चांसलर बैठते थे, नीचे मैं बैठता था, और एक डिप्टी कंट्रोलर होते थे, और एक प्रोजेक्ट ऑफिसर होते थे। ये टोटल था वहाँ पे। तो वहाँ से शुरू किया, फिर शालीमार बना, ये हुआ, फिर सारा ये हुआ। अब तो सुकास्ट तो अब मुल्क की बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है, बहुत बड़ी। अहमद साहब होते थे, प्रोफेसर अहमद होते थे। तो वो बड़ा, आप यकीन कीजिए, मेरी सारी छुट्टियाँ, मेरे सारे हॉलीडे, संडेज आई हैव स्पेंट इन ऑफिस। पूरा रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक बैठ के काम करते थे। अनथक काम किया है उन दिनों, क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन बनाना था। प्रोफेसर अहमद भी बड़े बहुत ही बुर्दबार और बहुत ही समझदार, बहुत अच्छे थे। तो वो 3 साल में वहाँ रहा। उसके बाद फिर दोबारा मैं आ गया, सेक्रेटेरिएट आ गया। तो कुछ दिनों में जीएडी में रहा। उसके बाद कुछ दिनों में फिर मुसा रजा साहब के साथ रहा, वो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ रहा मैं। तो
बदल गया था सारा। जब मूसा रजा चीफ सेक्रेटरी थे तब कश्मीर बदल रहा था जी। और बहुत तेजी से बदल रहा था। जी। आपकी क्या यादें हैं? आपने तो बहुत नजदीक से देखा होगा वो जो उस तब्दीली का जो रद्दअमल था या तब्दीली को जो रोकने की कोशिश थी वो क्या थी? आपने क्या देखा? मूसा रजा भी तब्दीली को रोकने की कोशिश का हिस्सा था एक हिसाब से कहिए तो। अब शायद हुकूमत ये नहीं समझती थी यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो इस सब को ये जो हो रहा है इसको, जाहिर है हुकूमत का ढांचा है एक सारा ये है सिस्टम जो है, उस सिस्टम को कंट्रोल करने से, उस सिस्टम को बदलने से, बेहतर करने से कुछ शायद कोई बदल जाए, तो उसके लिए उनको बाहर से लाना पड़ा चीफ सेक्रेटरी। वो बड़े कड़क आदमी थे, वो बड़े फायर ब्रांड आदमी थे वो। लेकिन ये है कि वो यहाँ की बेसिक से नावाकिफ थे, बाहर से आए थे। कश्मीर एक बड़ा पेचीदा मसला है, आज कल की बात नहीं है, और ये आपको मालूम है कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के नुएंसेस, कश्मीर, यहाँ हर शख्स कश्मीर का एक्सपर्ट बना फिरता है लेकिन पता कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली निकलता कुछ और है। तो मूसा रजा को इसलिए लाया गया ताकि यहाँ के सिस्टम को थोड़ा सा वो ये कर लें। उन्होंने कोशिश तो की अपनी तरफ से, वो थे भी बड़े ये, लेकिन ये है कि वो तब्दीली का अमल जो है वो शुरू हो गया था। वो अपना जो है ना, वो इसको कहते हैं ना रिवोल्ट का एक वो जो है, मुझे याद है एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था, किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कश्मीर में कोई बहुत बड़ा इंकलाब आने वाला है जहां हम कुर्सी वालों को पकड़ करके सड़क पर गोली चलाएंगे, जैसे इनकलाब रूस हुआ कुछ उसी तरह का होने वाला है। क्योंकि जिस तरह का हम देखते हैं कि हम लोग जैसे बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ, तो ये तो चलने वाला है नहीं बहुत। कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? तो उन्होंने कहा यार अजीब बात करते हो ये तो बहरहाल मेरी एक फीलिंग थी उन दिनों भी कि समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन। ये जो बहरहाल उतना नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, आप जिस तब्दीली की बात कर, हम जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, उस तब्दीली के मुहर्रिकात में एक सबसे बड़ा मुहर्रिक 1987 के असेंबली इंतखाबात माने जाते हैं जी। क्या आप इससे मतलब इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या 87 में? आप कब कहाँ थे और हुआ क्या? आपने क्या देखा? 87 में तो मैं यही था, लेकिन ये है कि ये सब चीजें से 87 में जो हुआ ये पहली बार नहीं हुआ। यही सब कुछ तो यहाँ होता आया है हमेशा। अब जो उस वक्त 87 में हालात थे, जो एक मूड था, जो वो एक डिफाइंस एक बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया था, उसने इन चीजों ने उसको दो आदशा कर दिया। मतलब यही चीजें खालिद डीसी तो उससे पहले था। ये उस तब भी ये जो 87 में हुआ ये खालिद डीसी के लेवल का नहीं था। खालिद डीसी के जमाने में तो उससे भी ऊपर से की हुई ऊंची दर्जे की ये सब चीजें होती रही हैं, लेकिन रिएक्शन वो नहीं था जो अब ये हुआ। लेकिन इंटरनेशनल हालात और ये और कश्मीर के अपने हालात ये देख करके फिर एक सब्र की भी एक हद होती है ना लोगों की। तो फारूक साहब के दौर में आप कहाँ गए, मतलब एज पार्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट? फारूक साहब के जमाने में मैं जीएडी में था। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाऊं मैं आपको। मैं जीएडी में था, तो वहां ये होता था उन दिनों हवाई परवाजें जो है ना, अच्छा, बड़ा मुश्किल होती थी। एक दो परवाजें होती थी और उसकी एक प्रायोरिटी होती थी। प्रायोरिटी सीटें 4 सीटें होती थी, वो गवर्नमेंट के पास होती थी और डिप्टी सेक्रेटरी जीएडी उसको हैंडल करता था जीएडी में, तो मैं वो हैंडल करता था। एक दिन ये हुआ कि करगिल का फ्लाइट कोई 2-3 हफ्ते से नहीं गया हुआ था। वहां का चीफ इंजीनियर यहाँ फंसा हुआ था, कोई और इम्पोर्टेंट अफसर भी यहाँ फंसा हुआ था, जा नहीं पा रहे थे। तो फारूक साहब के पर्सनल सेक्शन से कोई आया कि साहब उनका कोई फलां आदमी, उनके लिए प्रायोरिटी चाहिए। मैंने कहा नहीं मिलेगी यार प्रायोरिटी उनके लिए, ये चीफ इंजीनियर और ये फंसे हुए, पता नहीं मेरा ख्याल 4 प्रायोरिटीज थी, मैंने उनको इशू कर दी। तो ये फारूक साहब के पास शिकायत चली गई, साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करगिल का था, उसको जाना था, वो यहाँ बड़ी दिन से था। तो मेरी पेशी हुई तो कहने लगे क्यों आपने प्रायोरिटी नहीं दी? चीफ मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्टली बुलाया, वो बड़ा छोटा सा अफसर हूं मैं, कुछ लोग भी वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा
21 दिन से फ्लाइट नहीं गई है, वहाँ का चीफ इंजीनियर और फलां अफसर यहाँ बसा हुआ है और वहाँ सफर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट। इनको छोड़ करके मैं इसको कैसे दे दूंगा? आई कुड नॉट गिव। नहीं, व्हाट इज योर नेम? मैंने वॉट एवर इज माई नेम, यू नो। मैं बड़ा गाली था, तो आई जस्ट लेफ्ट, बिना उनका जवाब दिए हुए मैं निकल गया। वॉट एवर इज माई नेम, यू नो। और मैं वो निकला, बाहर निकल गया मैं। आई वेंट कॉल माई स्टेनो, मैं इनको एक नोट लिख के चीफ सेक्रेटरी को भेजता हूँ, ये क्या तमाशा हो रहा है। तो मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, तो दोबारा चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया। मैं गया, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना यार, मुझसे गलती हुई, तेजी मैंने आपके साथ की, आपने अच्छा किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखना अगर एकोमोडेट कर सकते हो तो करो, बट आई एम सॉरी। मतलब ग्रेटनेस है उनकी कि उन्होंने इमीडिएटली मुझे बुलाया। और ये दरअसल वहाँ कुछ लोग बैठे थे, वहाँ उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं, बड़ा उनका स्टाइल है कि मतलब ही टॉक्स इन टू लैंग्वेज, हाँ, एंड इन टू डिफरेंट सेशंस। हाँ बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि यार ये लड़का जो है ये बड़ा समझदार और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए आपको। तो परहैप्स तो उन्होंने फटाफट बुलाया और मुझे इस तरह के मतलब ये होते थे ये सब चीजें उनके साथ का। ये फिर एक बार कहीं डिस्ट्रिक्ट में मैं डिप्टी कमिश्नर था, नहीं मैं कहीं डायरेक्टर था, तो शायद तो वहाँ कोई बात हुई, कोई चीफ मिनिस्टर बैठे थे, आप वही हैं। He still remembered, but it was great of him कि immediately. But the same रियलाइज day, कर जाते हैं, immediately realize कर। the same day there was a proposal. मरहूम मोहम्मद शफी पंडित एजुकेशन के कमिश्नर थे, तो वो मुझे चाहते थे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने एक प्रपोजल बनाया हुआ था, जीएडी नहीं मानते थे, उनको किताब नहीं देना ये अफसर आपको, आप कोई और मांगो। तो ही वेंट विद हिज फाइल, खुद ही जीएडी को बाईपास करके सीएम के पास दिए। तो उन्होंने लिखा, तो एग्री किया, आई मोस्ट रिलक्टेंटली आई एग्री टू दिस ट्रांसफर। अच्छा, उसी दिन टिफ हुआ था ना, तो लोगों ने कहा देखिए चीफ मिनिस्टर से झगड़ा किया आपने, वो बादशाह होता। मैंने यार हम क्या करते, नौकरी से ही निकाल देते। तो कुछ ऐसी बातें थी, मतलब ये है कि हमने सिर उठा के जीने की कोशिश की। तो ये उनके साथ रहा, कुछ देर उनके साथ रहे हम। फिर उसके बाद फिर दोबारा कहीं फील्ड में चले गए। फिर मैं एजुकेशन में कुछ अरसा रहा, खांडे साहब डायरेक्टर होते थे, एजुकेशन का डायरेक्टर होते थे, वहाँ उनके साथ रहा, काफ़ी काम किया वहाँ पे उन दिनों, बड़ा सुधारने की कोशिश की अपनी तरफ से। तो जो 90s का माहौल था, 90s के माहौल में गवर्नेंस स्ट्रक्चर काम कैसे करता था? क्योंकि मेरे हिसाब से काम करता ही नहीं था। बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं देख रहा था, मैं यही कहने वाला था, कर क्या रहा था कि कहाँ करते ही क्या थे वो। तो ये देखिए ना, ये ऑटो पायलट पे होता ना, एक चीज चलती है, खुद ही चल रही है, होता कोई जस्ट फ्लोटिंग, कुछ भी नहीं था। 90s के दौर में मैं जब वो मूसा रजा साहब निकल गए यहाँ से, टक्कर साहब आ गए, तो मेरा उनसे ये था कि साहब मुझे यहाँ से ट्रांसफर होना है। उन्होंने कहा था जिस वक्त मैं निकलूंगा यहाँ से तो उस वक्त जो पोस्टिंग आप कहेंगे वो दे दूंगा मैं आपको। तो निकलने लगे, मैंने कहा मुझे ज्वाइंट डायरेक्टर इम्पा क्या वहाँ खराब है आपका? मैंने कहा बिल्कुल मुझे वहीं जाना है, इसलिए कि वो इम्पा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे झमेले से अलग था, और जो हंगामा हो रहा, मैंने सोचा पता नहीं मैं कहाँ कैजुअलिटी हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा। तो निकल गया मैं, वहाँ चला गया। टक्कर साहब आए तो उन्होंने मेरा ऑर्डर ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया, वापस बुलाया कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, यू हैव टू कंटिन्यू एज स्पेशल असिस्टेंट। तो मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ काम करूँगा नहीं, इसलिए कि मेरा दिल लगा नहीं रहेगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, क्या फ़ायदा है आपको। तो उन्होंने कैसे रिवोक्ड, ही ट्राई टू गेट मी बैक टू दैट। फिर मैं इम्पा में रहा, टोटली डिफरेंट ऑटोनोमस बॉडी, वहाँ काम धाम तो कुछ होता नहीं था, और किसी को पता भी नहीं था ये इम्पा है, ये कोई इम्पा है कोई है, बस आना जाना। लेकिन 90 में ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही है हमारी जी, वो एक एजिटेशन हुआ जी, जो लिंकर था बिकॉज टू द सिक्योरिटी सिचुएशन, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के जो थे जी, अशोक जेटले जी,
BR सिंह, बहुत बहुत सारे लोग थे। जी। तो उसकी कुछ याद है आपको कि क्या हुआ था हाँ। और क्या आप उसका हिस्सा थे? नहीं, डायरेक्टली तो मैं हिस्सा नहीं था उसका, लेकिन ये है कि जेटली साहब थे। जेटली साहब वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। BR सिंह भी बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने सारा उनके हवाले कर दिया था। तो ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा है कि जेटली साहब की जो भी खामियां रही हों, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को ऑब्लाइज करने में या चीफ मिनिस्टर का अहकामात मानने में, ही वाज स्टिल अ वेरी ग्रेट ऑफिसर। लेकिन ये है कि जो हालात में जो बिगाड़ हो गया था, उस सैलाब को कैसे रोक सकते हैं आप? ये तो एक सैलाब था जिसमें किसी की कुछ नहीं चलती थी। लोगों ने बड़ी कोशिशें की और जेटली साहब तो बहुत बाद में आ गए। वो बाद में आ गए। वो बाद में आ गए। Yes. तो जब ये फारूक साहब, जब जगमोहन साहब आ गए, फारूक साहब का निकल गए सरकार से, चीफ सेक्रेटरी होते थे ये अपने मूसा रजा साहब, उन दिनों बड़ी कोशिशें की लेकिन कुछ बात बनी नहीं। फिर टक्कर साहब वगैरह आ गए, हालांकि बड़े जबरदस्त अफसर थे, लेकिन ये है कि वो क्या करते, उनकी गवर्नेंस उनकी रेजिडेंस तक महदूद होती थी एक हिसाब से। तो हुक्म नवाब, हाँ, नवाब तो दफ्तर भी बड़े मुश्किल से ही चलते थे उन दिनों। बहुत से तो बंद ही थे, काफी टाइम से स्कूल बंद थे, सब कुछ बंद था। तो स्कूल वगैरह तो बंद थे, चलिए बाकी दफ्तर, लेकिन सेक्रेटेरिएट जो है बड़ी मुश्किल से चलता था। मुझे याद है यहाँ होते थे अपने डिविजनल कमिश्नर, उन दिनों होते थे ये अपने हबीबुल्लाह साहब। जी 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 जी। तो वो मैं वो डिस्पैच भी खुद करते थे अपने दफ्तर में। डिस्पैच रजिस्टर ला करके खुद ही डिस्पैच करते थे, और डिस्पैचर भी नहीं होता था उनके यहाँ ड्यूकॉम के दफ्तर में। इस लेवल तक बात थी। तो फिर गवर्नेंस कहाँ थी? तो फिर आप क्या करते, फिर क्या नहीं करते? टोटल कोलैप्स, टोटल कोलैप्स था। जगमोहन साहब का जो दौर था वो जी, कुछ है जहन? जगमोहन साहब के दौर में मैं यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, मैं सेक्रेटेरिएट में नहीं था। यस। लेकिन एक चीज मुझे अब भी याद है उनकी, जगमोहन साहब बड़े कड़क आदमी थे और लिखे पढ़े आदमी थे, लिखते थे, पढ़ते थे। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक मीटिंग हुई, इसकी काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल में तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी चांसलर होते थे। तो उन्होंने मीटिंग की और हम बड़े परेशान थे। जगमोहन साहब ने मीटिंग लेनी है, सब कांप रहे हैं। और ये बहरहाल हम गए, मीटिंग हो गई और ये हुआ और ये, उसके बाद ठीक ठाक मीटिंग हुई, चुपचाप शुक्र अदा किया हमने अल्लाह का, ठीक हो गया। हम निकले, मैं गया, मैंने मिनट्स बनाए जाकर। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार था, रजिस्ट्रार कोई नहीं था, मैं ही फंक्शन कर रहा था। मिनट्स बनाए और ये करा करके अगले रोज ले आए। फुनसुक साहब होते थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे तब। तो जगमोहन साहब के यहाँ मैंने कहा ये मिनट्स लाए हूँ। उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं ले जाता हूँ, फिर आपको क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे। वो 3-4 मिनट के बाद वापस आ गए, कहने लगे लीजिए। मैंने कहा वो अप्रूव कर दिया, मतलब विदाउट सीइंग ही अप्रूव्ड इट। वो इतना इम्प्रेस हुए थे हमारी उस मीटिंग में, हमारे प्रेजेंटेशन से, मतलब यानी कि अनहर्ड ऑफ कि वो दस्तखत कर दे। ऐसा ही वाकया हुआ हमारे साथ जब मैं स्टिल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था। तो जगमोहन साहब एक दिन मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, तो उन्होंने GM शाह से कहा। GM शाह साहब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे। आप पहले दौर की बात कर रहे हैं? जी हाँ। GM शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे। तो हमारी मीटिंग होनी थी। फिर वही मसला, वो GM शाह साहब का नाम सुनते ही सब कांपने लगे। वही शाह साहब परेशान हो गए, यार ये खुद ही ले लेता मीटिंग, तो क्या करें। सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई, एक मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, बड़ी मुखालफत की उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में, बड़ा मीटिंग के दौरान बड़ा ये किया उन्होंने। बहरहाल हमारी मीटिंग हो गई और ये हुआ। मैंने मिनट्स ड्राफ्ट किए, मिनट्स ड्राफ्ट करके मैं ले गया। तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा रुकिए आप। मैंने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो ले गए, वो उनके पास ले गए अंदर। तो उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं। मैं अंदर गया तो GM शाह साहब बैठे हैं। GM शाह साहब के बारे में पता है कितना लिखा करते थे फाइलों पे, क्या करते। कच दस्तखत करो। मैं तो जनाब इधर करना है, थैंक यू बेटा, आप पढ़े। उस आदमी ने दस्तखत किया। जबकि जब मुझे पहली बार मिनट्स बनाने थे तो हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी की मिनट्स रजिस्टर मंगवाई कि यार देख तो कैसे लिख दिए हैं ये,
नया इदारा था हमारा। तो हमने देखा उनका रजिस्टर है, बीके नेहरू थे उन दिनों, उन्होंने जगह जगह काटा था, ये लिखा था, फाड़ा था, फिर वो लिखा था, हाथ से लिखा हुआ था सारा। बट आई टेल यू, टच वुड, दोनों इन मामला में हालांकि बड़े ये थे। GM शाह ने कहा कहाँ दस्तखत करना है, तो सर इम्प्रेस्ड के साथ, ये इतना एतमाद था उनको, मतलब ये है कि सुन भी रखा होगा उन्होंने, देखा भी था। ये एनकाउंटर्स हुए हैं मेरे। जगमोहन 2 बार कश्मीर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हो गए जी। फर्क क्या था उसके 2 स्टिंट्स में? कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं था वैसे, जैसे पहले थे वैसे दूसरी बार भी थे क्या? क्योंकि नहीं वैसे तो नहीं थे, दूसरी बार वैसे नहीं थे। पहली बार तो वो तो पूरे तुम तराक से थे, और ये दूसरी बार उतनी बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल थे तो वही आदमी, और उनका अपना एक ढंग काम करने का, ये करना। दूसरी बार में उनके काफी मेलोड डाउन थे वो, और फॉर वट एवर रीजंस, पॉलिटिकल रीजन से रहे होंगे। पहली बार तो ही वाज आउट टू anything he wanted. There are too many people who think that जिस हम तब्दीली की बात कर रहे थे, उस तब्दीली में जहां 1987 का रोल है जी, उसमें जगमोहन का भी रोल है, क्योंकि उसने कुछ इनिशिएटिव्स किए एज गवर्नर इन द फर्स्ट स्टेंट। जाहिर है, तो उससे एक हवा मिल गई उन सारी चीजों को, एक बास्केट बन गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात थी। मैंने कहा ना, पहली बार वो पढ़े तुम तराक से और बड़े वो आए थे, तो उन्होंने सोचा शायद मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन उसका उल्टा नतीजा निकला। बजाय इसके कि इस आग को पानी डाल के उन्होंने और तेल डाल दिया उसके बीच ऊपर, तो जाहिर है हालात तो और बदलने, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी वजह से हालात कश्मीर के मजीद खराब हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो रेजिस्ट किया था उसको ना लाया जाए जी, तो वो आर्गुमेंट सही है? मेरा ख्याल है सही है उनका वो आर्गुमेंट। उनको पता था कि यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब पॉलिटिकली बड़े वाइज आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जगमोहन हैड नो पॉलिटिकल विजडम, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट बेसिकली, एक मशीन जैसे थे वो। तो फारूक अब्दुल्ला ने सही ये कहा था कि साहब ही इज नॉट द फिटेस्ट पर्सन। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब के अपने ये हैं, बट उनका बिल्कुल कहना सही था कि ये सही फैसला नहीं है। कोशिश तो उन्होंने की, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। उन दिनों की यादें हैं कुछ जब वो 2 व्हीलर चलाते थे? नहीं मैं उन दिनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही था, तो सुनते तो थे ऐसा? हाँ सुनते थे वो। आपको मालूम है उन दिनों का वो था, वो अपना फारूक अब्दुल्ला तो एक, मान लीजिए एक किसी पॉलिटिशियन ने मुझे एक दिन कहा कि तो आंधी है, आंधी को मुट्ठी में पकड़ना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, इतना ही मुश्किल इस आदमी को। तो अब डिविजनल कमिश्नर कब बने कश्मीर के? मैं डिविजनल कमिश्नर रिटायरमेंट से 1.5 साल पहले बना। अच्छा। मैं उन दिनों ये थे अपने आजाद साहब थे, अच्छा, चीफ मिनिस्टर। तो कमिश्नर सेक्रेटरी था रेवेन्यू में। मैं बांडीपुर में मकान बना रहा था, छुट्टी पर था मैं। अच्छा। तो एक दिन अचानक पता चला कि साहब वो आपका तबादला हो गया। कपूर साहब होते थे, एस कपूर होते थे। गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल था, अपने थे अपने। तो को 1.5 साल रहा मैं, इलेक्शन वगैरह करवाए हमने, और उसके बाद नई सरकार आई तो इनके साथ भी, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ भी कुछ दिन में काम किया आपने? काम किया डिविजनल कमिश्नर। गवर्नर साहब बड़े सेंसिबल थे, उनके दौर में काम करने का एक हिसाब से कहिए तो बड़ा मजा आया। ढंग की बात वो हमेशा, वोरा साहब, हाँ वोरा साहब हमेशा समझते थे, अप्रिशिएट करते थे। बड़ा अच्छा दौर गुजरा वहाँ पे, एक हिसाब से के खिदमत करने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, खास करके वोरा साहब के साथ। बहुत बहुत अच्छा रहा उनके साथ। उमर अब्दुल्ला के साथ, उन साहब के साथ मैं थोड़े ही दिनों रहा, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा।
तो उसके बाद मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में चला गया, 5 साल वहाँ रहे जब इनकी सरकार चलती रही है। ये अच्छा, आपने शेख महमूद अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया? जी मतलब उनकी सरकार में? जी आपने फारूक अब्दुल्ला साहब वन उसमें काम किया, जी गुलाम अहमद शाह में काम किया, जी उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 में काम किया, जी उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 में काम किया, जी उसके बाद आजाद साहब के दौर में काम किया, मुफ्ती साहब के दौर में काम किया, उमर साहब के साथ काम किया। जी ठीक है, आपने डिफरेंट टेन्योर्स देखे, बहुत सारे लोग देखे, तो कैन यू मेक some kind of difference between the people who have ruled Kashmir over the years in your tenure? देखिए, हमने बहुत नज़दीक से तो नहीं देखा है इनकी गवर्नेंस को, लेकिन जिस लेवल पे हमने देखा है, मैंने एक बात आपसे पहले भी कही कि दिन ब दिन जो है इसमें एक उनसुर दाखिल हो गया खराबी का, जो शेख साहब के आने के बाद ही वो शुरू हो गया। जब हम नौकरी में गए हैं सेक्रेटेरिएट में, तो मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं लगा कि गवर्नेंस में, सिस्टम में, सिवाय मुफ्ती साहब के ज़माने में मुफ्ती साहब ने बड़ा एक्सर्ट किया जो बाकी लोगों ने एक्सर्ट नहीं किया। मतलब फारूक साहब उतने सीरियस नहीं थे गवर्नेंस में, इवन उमर साहब बहुत सीरियस नहीं थे गवर्नेंस में, तो शेख साहब तो खैर वो तो हाकिम ही थे। तो आज़ाद साहब बड़े दिलचस्पी लेते रहे कामों में, लेकिन उनका ग्राउंड में उतना नहीं था। हाँ, ग्राउंड में नहीं था। दूसरे ये है कि थोड़ा सा वो स्लो थे, और थोड़ा जो आसपास के लोग थे उनका, जी 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 जी, तो एक तो उनका एक्सेस जो था उन्होंने नहीं रखा था लोगों को, जो बहुत बड़ी गलती थी उनकी। जो पॉलिटिशियन को बेसिकली एक्सेस जब हो तो उनका ऑक्सीजन वही है, वो ऑक्सीजन उन्होंने अपने लिए बंद रखा था। एक तो मुफ्ती साहब का दौर वाज सर्टेनली बेटर। इस दौर में बड़ा फोकस थे वो, और बड़े बहुत ही संजीदा और मंझे हुए आदमी जो हैं देखा है, तो इन सब में ये थे। और ऑफ कोर्स जीएम शाह का दौर जो था, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, पॉलिटिकली जो भी हालात रहे लेकिन ये है कि एज ए गवर्नेंस जो है, ही न्यू हाउ टू वर्क, ही हाउ टू डू इट। जो कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तब हम इसका वैसे उर्दू में भी अफसरशाही कहते हैं जी जी, तो ये टेक्निकली, प्रैक्टिकली, लिटरली, मेटाफोरिकली सब तो अफसरशाही है जी। What are the issues that bureaucracy in Jammu and Kashmir is facing? Has it deteriorated, or have they taken additional or assumed roles beyond their capacity? नहीं, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एज्यूम्ड रोल तो क्या है, मैं तो समझता हूँ कि किसी हद तक ये किसी मानों में हो सकती है सही, लेकिन ये है कि ब्यूरोक्रेसी कश्मीर में जैसी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को होना चाहिए, ऐसी तो हमने देखी नहीं है। ठीक है, किसी लेवल पे होगा, लेकिन नॉर्मल लेवल पे मतलब ये है कि जो हमने देखा है निचली लेवल पे जितना करप्शन, जितना बददियानती, काम न करने का है कि ये है मारो गोली, क्या काम करना है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, एम्पैथी, ये सब चीज़ें जो है ये देखी हैं हमने। और मुझे हमेशा इससे तकलीफ होती थी, दुख होता था। तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। जो अपना रोल ना करे वो दूसरे का रोल कर निभाएगा। आप अपना ही करें पहले जो आपको करना है, तो अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में आप टांग अड़ाएंगे तो जाहिर है उसका नतीजा कैसा होगा। ऐसे भी वाक़यात, ऐसे भी हालात हुए हैं। लेकिन ये है ब्यूरोक्रेसी एज सच जो है, अगर इफ इट हैड रिजन टू द ओकेजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ना 87 के हालात होते, ना 90 के हालात होते, सब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 90s में एक बार, 90s से पहले 87 की बात है, जब मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था, नहीं मुझे ख्याल आता था कि समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ होने वाला। लोग कितना बर्दाश्त करेंगे, लोग कितना बर्दाश्त करेंगे इस तरह के, मतलब ये है कि जहन ब्यूरोक्रेट्स का, अफसरों का, कुछ समझते नहीं लोगों, पब्लिक सर्वेंट अपने आप को समझते नहीं। तो I don't have a very high opinion. I have been a part of the system.
कोई बहुत हाई ओपिनियन नहीं है मेरी। ये सब देखते भी गए, जी करते भी गए, जी सहते भी गए, जी लेकिन आप शायर हो गए, जी। इश्क तो नहीं हुआ आपको? ये मेरी शायरी जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी, अच्छा जिन दोनों में कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। तो सच पूछिए तो जब ब्यूरोक्रेसी में आ गए तो शायरी छूट गई। अच्छा शायरी कहाँ याद रहती, वो तुझसे भी दिल फरेब हैं कम रोजगार के वाली बात हो गई। तो बहुत मैं काफ़ी दूर हो गया लिखने पढ़ने से। लिखने पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, यूनिवर्सिटी के दौरान रिसर्च का, पढ़ने लिखने का, वो सब छूट गया। और शेर तो खैर कहते रहे, कम ही सही। जो बाद में मैंने रिटायरमेंट के बाद अपनी सखन हाय आशना, सखन हाय आशना जी रिटायरमेंट के बाद छपी। मैंने जो अपना बचा कुचा जो था उसको जमा करके, बहुत कम गो आदमी हूँ मैं, उस हिसाब से लोग बहुत लिखते हैं, कई कई किताबें लिखते हैं। उर्दू में मेरी एक ही किताब है, शीना में अलबत्ता मैंने एक मजमुआ है मेरा, एक और शीना में शेर के हैं, शीना ज़ुबान में, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। उर्दू तो बहरहाल हमारी इक्तसाबी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान नहीं है, इसमें लिमिटेशंस हैं। तो ये हमारा शायरी से इश्क का मसला है। तो इस सामू साहब इस नॉलेज कन्वर्सेशन को कंक्लूड करेंगे इस बात पर कि आपके गुरेज से बाहर होने के बाद जी किसी वजह से जी माश का मसला, कैरियर का मसला, जी गुरेज में दो इंटरवेंशन हुए। जी एक तो हो गया, हमने एक पावर प्रोजेक्ट वहां शुरू किया, जी एनएचपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जी और दूसरा हमने इलाके को सयाहत के लिए खोल दिया। जी। आप खुश हैं कि गुरेज तरक्की कर गया? गुरेज शायद तरक्की कर गया हो, लेकिन जाती तौर पे मेरे लिए दोनों सानिहे हैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि जो पावर प्रोजेक्ट बना उसमें जो गांव चला गया वो मेरा गांव था। मेरा घर जहाँ हम पैदा हुए पले बढ़े, वो खेत खलियान, वो सराउंडिंग्स, वो सब पानी में चला गया, वो डैम में चला गया। दैट वाज अ शॉक। ऑल्दो मैं बड़ा इस मामले में जो है बड़ा, हालांकि हम वहाँ नहीं रहे लेकिन जाते थे वहाँ, और अपना जा करके अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप रहे वहाँ, तो अपना जो एक बचपन का वो जो है एक याद आता है, वो सेरेनिटी, वो सादगी, वो खामोशी, वो सब चीज़ें वो कहाँ रही, वो सब पानी में बह गई। उसके बाद अभी जो टूरिज्म के लिए खुला है, ठीक है, इसने मौके तो बड़े मुहैया किए हैं लोगों को, रोजगार के मौके भी, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए टूरिज्म। ये बेतहाशा भेड़ बकरियों की तरह ये बिहेव करना, ये कोई टूरिज्म कौन सा है ये? ठीक है, इससे ज्यादा वहाँ की छोटी सी जगह है, वहाँ की इकोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है, वहाँ जो भी खुली जगह थी वहाँ आप कंक्रीट ही कंक्रीट देख, बड़ा सा कॉलेज कंक्रीट का ये बना करके बीच में रख दिया है, गुरेज वैली के बीच में ये जी कॉलेज है, तो इतना सीमेंट का एक बूथ बना दिया है बड़ा सा। इसी तरह से ये जो बिना सोचे समझे जो ये सब चीजें कर रहे हैं, जो अगर टूरिज्म है उसको रेगुलेट करें, तो वहां तो कचरे का ढेर बन गया है सारा। दरियाई कृष्णगंगा जिसका पानी जो है इतना साफ सुथरा होता था, वो चश्मे वहां के, इट्स वेरी पेनफुल टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो वो गुरेज है नहीं, जो हमारे बचपन का गुरेज था वो रहा नहीं। बहरहाल तरक्की तो होती है, तगय्युर तब्दीली तो दुनिया का कानून है, हर चीज़ बदलती रहती है। तो इसके वो पहलू भी होंगे, कुछ इकोनॉमिक पहलू होंगे जरूर, लेकिन ये है कि इसमें नुकसान भी बहुत हो रहा है। तब्दीली, चेंज एक वाहिद अमल है जी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सबात एक तगय्युर को है जमाने में, एग्जैक्ट, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट दैट इज द चेंज, दैट इज द चेंज। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का शुमारा, हमारी जो मुलाकात थी सामू साहब से, वो इख्तिताम को है।
सामून साहब गुरेज में काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे थे, माश की वजह से, काम की वजह से। गुरेज के बाद लद्दाख में रहे, कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों में रहे, लेकिन अब पोस्ट रिटायरमेंट ये बांडीपोरा के वकील हैं और बांडीपोरा में ही अपने दिन गुजार रहे हैं। तो हम इनके नहायत ही मशहूर हैं, और आपके भी इन्होंने जो फरमाया आपने सुना। तो कोशिश यही है कि कुछ गोशे ज़िंदगी के हमारे बुजुर्गों के हम उन यादों को आपके नॉलेज का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कोई और मौका हो, इनकी शना ज़बान में किताब आ रही है, तब फिर कुछ लम्हात इनसे छीन ही लेंगे। तो तब तक के लिए आपका भी शुक्रिया शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।